हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर 2023 का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। अगर आप यूपी डीएलएड 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख कर ही जाइए, आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक लेकर आएंगे। इसी के आधार पर आप लोगों का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझ लेना है। तो आप लोगों को समय 1 घंटे का दिया जाता है और पूर्णांक 25 का होता है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न के सामने उसके अंक दिए गए हैं। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 30 वर्ड में और लघु उत्तरीय प्रश्न 50 वर्डों में लिखना होता है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि 3/4 की योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। सबसे पहले समझे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अगर हम किसी संख्या के आगे नेगेटिव चिन्ह लगा देते हैं तो उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ऐसी तो संख्याएं जिसे जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है, तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर 3/4 है, अगर 3/4 के आगे हम माइनस चिन्ह लगा देते हैं तो ये -3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर -3/4 जो है ये 3/4 का योज्य प्रतिलोम है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हम दी गई संख्या में हर को अगर भिन्न के रूप में है तो हर को अंश में और अंश को हर में लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिसे गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमारा हो जाएगा अंश को हर को अंश में कर दीजिए तो हर 4 है तो 4 हो जाएगा ऊपर और नीचे हमारा 3 हो जाएगा। ओके, और आगे माइनस चिन्ह है ही, तो इन दोनों का आपस में जब गुणा करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमारा गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -4/3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन 3/4 दिया है, बी ऑप्शन 4/3 दिया गया है, सी दिया है -3/4। इनमें से 4 दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर यहीं पर बी के ऑप्शन पे अगर नेगेटिव रहता तो हमारा इस प्रकार से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। तो हमें किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन से गलत है, यहाँ पर जो के स्थान पर हमारा वही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया है। यहाँ पर हमारा जो है, जो स्थान पर हमारा वही रहेगा। अगर वही नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन हल ही नहीं किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर वही बना लीजिए। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। किसी संख्या में मान लेते हैं वो संख्या यक्स है। अगर यक्स में हम 60% ऐड कर देते हैं, यानी कि 60% का मतलब होता है 60/100। ओके, प्रतिशत मतलब होता है 1/100 में 32 जोड़ने पर, तो इसमें हम 32 जोड़ देते हैं। अब आगे हमसे कहा है कि वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि बराबर में हमें यक्स ही प्राप्त होता है।
तो सिंपल इसे हल कर दीजिए। यहाँ पर 0 0 से कट गया तो यह हमारा 6x/10 आ जाएगा, बराबर में प्लस में हमारा 32 आ जाएगा, बराबर में x आ जाएगा। तो अब यहाँ से एलसीएम लेके हल करेंगे तो हमारा यहाँ पर इसका गुणा इसमें 320 हो जाएगा और एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो यह 6x, उम्मीद करता हूँ आपको बिन हल करना आता होगा। तो ये 6x आ जाएगा प्लस 320 आ जाएगा, बराबर में 10x आ जाएगा। ओके, जब हम 6x को राइट में भेज देंगे तो हमारा -6x हो जाएगा। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, एक स्टेप हम स्टार्ट कर दे रहे हैं तो ये 4x आ जाएगा। ओके, तो 4x बराबर में 320 आ जाएगा। अब यहाँ से 4 से काट दीजिए तो 4/32, यानी कि यहाँ से हमारा x मान क्या आ गया, x मान 80 आ गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से राइट ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा। ए इज ए करेक्ट। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि 545 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। पहला 5 मतलब कह रहा है इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक 5 के स्थानीय मान। तो इसमें जब 5 का स्थानीय मान याद करेंगे तो पहले 5 का स्थानीय मान तो 5 हो जाएगा, दूसरे 5 का स्थानीय मान हमारा 50 आ जाएगा। जब इसका हम अंतर लेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर अंतर हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। ओके, क्योंकि उत्तर नेगेटिव में नहीं दिया है। अब ये कह रहा है कि इसके बाद योगफल करेंगे 5 में, अगर 5 में प्लस 50 ऐड कर देंगे तो हमारा 55 हो जाएगा। तो अब इसका कहा है 45 और 55 का गुणनफल करना है, हमें गुणनफल याद करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 बचे 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 को 20 2 22, यानी कि 225 आ जाएगा। फिर ये 225 हमें एक अंक छोड़कर नीचे भी लिख देना है, फिर इसे ऐड कर लेना है। तो 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 2475। तो 2475 कौन सा ऑप्शन है, सी है। तो इस प्रकार से सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमें अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो जूम आउट कर देते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है कि संख्या 0 का रोमन अंक होगा। तो ध्यान देना है कि संख्या 0 का रोमन अंक नहीं होता है। इस प्रकार से राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 55 + 3π। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, तो यहाँ पर विकल्प मैच नहीं करेगा। यहाँ पर 3 नीचे 10 है, ना कि 100 है। ओके, तो 3/10 + 4/100 का मान याद कीजिए। देखिए, अगर हम किसी संख्या में 10 की पावर से डिवाइड करते हैं तो उतने अंक के बाद दाएं से दाएं से दशमलव बिंदु लग जाता है। ओके, यानी कि आप देखिए 10 है, 10 में मतलब 10 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 के आगे एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ पर 10 की पावर 2 यानी कि 100 है, तो दाएं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 55 प्लस, जब 3 में 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ओके,
फिर इससे हम 4 में डिवाइड करेंगे 100 में, तो यह हमारा हमारा 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि एक 4 होगा। फिर 2 अंक लगाने के लिए हमें 0 लगाना होगा। फिर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, आगे दशमलव का आगे या पीछे 0 लगाया जा सकता है, तो 0 लगा दीजिए। बस हमें इसे ऐड करना है। अब आपको दशमलव का जोड़ना तो आता ही होगा, तो चलिए इससे भी बता देते हैं। देखिए, दशमलव का जोड़ करने के लिए सबसे पहले दशमलव बिंदु को समान कर लेते हैं। तो यहाँ पर 50 पॉइंट के आगे 0 नहीं, दशमलव नहीं है, तो दशमलव लगाकर आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो 2 अंक तक 0 बढ़ाइए, क्योंकि हमें 2 अंक तक ही जोड़ना है। फिर यहाँ पर दशमलव लगाइए, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 लगा दीजिए। आगे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव का आगे या दशमलव के पीछे 0 को बढ़ाया जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव बिंदु को समान कीजिए। फिर 2 अंक के बाद 2 अंक को लिख दीजिए सिंपली। अब इसे हमें जोड़ देना है। आगे यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, 0 पॉइंट यहाँ पर 0 0 0 4 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि 25.34 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं लघुत्तरी प्रश्न की ओर। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 20 सही 2/3 मीटर लंबी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें सिर्फ भिन्न का घटाना दिया है। यहाँ पर ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें कहा है कि हमें रस्सी दिया है 20 सही 2/3 मीटर में से हमें काट लगाया 5 सही 1/8 मीटर। तो शेष रस्सी की लंबाई बताना है, तो घटाने पर जो बचेगा वही शेष रस्सी की लंबाई हो जाएगी। तो यह हमें एक मिश्रित भिन्न दिया है। मिश्रित भिन्न मतलब आगे पूर्णांक होता है, पीछे भिन्न होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 20 यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहता है 2/3। ओके, हमें इसे हल करना होता है। तो एलसीएम लेके हल करेंगे तो 20×3 62/3 आ जाएगा। ओके, तो एक कितना लिखा है? यह 62/3 लिखा गया है, और माइनस में 8×5 = 40, 41/3 है। ओके, सॉरी 41/8 है। तो यहाँ से 41/8 आ जाएगा। अब बस हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो यह भिन्न है, आपको सॉल्व करना आता ही होगा। तो यहाँ पर 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 छक 48, 48 से 49 आ जाएगा, यानी कि 496 आ जाएगा। माइनस तिरक मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हर का एचसीएफ है कुछ नहीं हो, तिरक मल्टीप्लाई कर देने पर हमें भिन्न का मान प्राप्त हो जाता है। मतलब कि इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, और इसका गुणा इसमें कर देते हैं, और बीच में जो चिन्ह है वो लगा देते हैं। ओके, अब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 का नाम 3 हो गया, 4 3 12 हो गया, यानी कि 123 हो गया। बटे में 8 3 24। ओके, तो 24 यहाँ लिख देंगे। अब इसे सोल्व कर लेना है, तो घटाना है सिर्फ। तो घटाएंगे तो 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, 4 में से 1 गया तो 3 आ गया। 1373/24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 14 सही 17/24 हमारा राइट आंसर आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी गांव में पुरुषों की संख्या दिया है 6y + 5y² - 8z और महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y है। ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। सिंपली हमें इसमें सजातीय पदों का घटाना दिया है। आप सजातीय और विजातीय व्यंजक पढ़े ही होंगे। तो हमें पुरुषों की संख्या यहाँ पर दिया है। पुरुषों की संख्या क्या है 6। तो पुरुषों संख्या में दिया है 6 xy + 5y² - 8z और इनमें से हमें सेपरेट करना है 2x। इनमें से हमें सेपरेट कर देना है, माइनस कर देना है 2x + xy - 2y। तो घटा देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 6xy है और सजातीय पद क्या होते हैं, ऐसे पद जिसमें चर की मान तथा घात समान हो। तो देख रहे हैं यहाँ पर चर xy है और यहाँ पर चर xy है, घात भी समान है। तो यहाँ पर माइनस गुणा करेंगे तो आगे अंदर माइनस हो जाएगा। तो घटा देंगे तो 5xy आ जाएगा। फिर इसके आगे हमें दिया है 5y²। तो इसमें हमें 5y² नहीं दिया है। तो इसी प्रकार से हम इसे लिख देंगे 5y²। ओके। फिर -8z दिया है तो इसमें z नहीं है। तो इसे हम इसी प्रकार से लिख देंगे -8z। और बाकी बचे हुए पद उसी प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर 2x है तो माइनस में 2x हो जाएगा। तो यही हमारा जो है पुरुषों की संख्या आ जाएगी। ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, सिर्फ घटाना ही था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नहीं आया है तो कमेंट करके बताएं। इसे हम हटा देते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दशमलव संख्या 5.3 + 5.0.03 + 5100.033 इससे जोड़ना है, यानी कि दशमलव संख्याओं का हमें जोड़ दिया है। ओके। तो इसे किस प्रकार जोड़ना है, सबसे पहले दशमलव बिंदु को समान कर लेना है, फिर उसे ऐड कर लेना है। तो 51.3 है तो इसे सबसे पहले 51.3 को लिख दीजिए, दशमलव बिंदु को समान कीजिए। फिर यहाँ पर दशमलव बिंदु लगा दीजिए दूसरी जोड़ने के लिए। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 0 है, 3 है। फिर आगे इसी प्रकार दशमलव बिंदु को समान करके लिखिए। 0 है, 0 है, फिर 1 है, फिर इसके बाद 5 है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, यह जो है 51 है। ओके। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। ओके। तो यहाँ पर दशमलव बिंदु को समान कर देना है। यहाँ पर दशमलव बिंदु को मैंने समान किया। फिर इसके बाद हमें दिया है 0 दिया है, 0 दिया है, फिर 1 है,
फिर 5 है, आगे दिया है 0 0 3 दिया है। फिर इसके प्रकार से इसको भी लिख लेना है इसी प्रकार से, दशमलव बिंदु समान करना है। आगे 0 है 3 0 है, फिर अंत में 3 दिया है। ओके, फिर इधर हमें दिया है 1 है, फिर 3 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, फिर 5 है। सिंपली दशमलव बिंदु को समान कर लीजिए, फिर इसे ऐड कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा लाइट कलर है तो देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो चलिए ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक काफ़ी अच्छे से दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो आगे 10 जीरो लगा सकते हैं। यहाँ पर भी जीरो लगा सकते हैं। यहाँ पर भी जीरो, दशमलव के बाद जीरो लगाया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हैं। तो इसे ऐड करेंगे तो यह 3 हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो यह भी 3 आ जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो यह भी 3 आ जाएगा और यह भी 3 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसे जोड़ेंगे तो 5 और 6 आ जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो यह भी 6 आ जाएगा। फिर 5 इसे जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और इसे जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया 55 662.3333। ओके, तो इस प्रकार से दशमलव का जोड़ किया जाता है। मैंने आगे भी बताया था और इसमें भी बताया। आपको यह समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो हमें नवा क्वेश्चन दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें इस संख्या का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो हमें वह भाज्य ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें भाजक दिया है और भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य ज्ञात करने के लिए हम जो हमारा भाजक है, भाज्य में भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे घटा लेते हैं। तो 49 में से हमें घटा लेना है 1 को। 49 - 1 कामा और 59 - 3 और 109 - 5। ओके, तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है? इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम तो 49 में से 1 गया, 48 आ गया। और इसी प्रकार से 59 में से 3 गया तो 56 आ गया। 109 में से 5 गया तो 104 आ गया। तो सिंपली इसका हमें एलसीएम याद करना है। तो एलसीएम किस प्रकार से याद करते हैं? चलिए हम भाग विधि द्वारा याद करके बता देते हैं। तो भाग विधि द्वारा एलसीएम याद करने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं, जिससे देखिए संख्या डिवाइड हो जाए। तो 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ 2 दूना 4 हो गया, 2 चौको 8 आ गया। फिर यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया, 2 8 16 हो गया। फिर ये 2 5 10 आ गया, 2 दूना 4 आ गया। ओके, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24 होता है। फिर यहाँ 28 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर कामा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 9, 2 दूना 4, 2 छक्का 12। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए। 2 छक्का 12 हो गया, 2 7 14 हो गया। फिर 13 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसे दी गई संख्या डिवाइड हो, तो सिंपली आपस में इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 दूना 4, 2 दूना 8 हो गया, 8 छक्का 48 हो गया, 48 और 13 7 91 हो गया। ओके, तो 41 गुणे हमें 91 कर लेना है। ओके, यानी कि हमें क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करने के लिए इनका मल्टीप्लाई आपस में कर लेना है और ये इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हमें एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो इसे गुणा कर लीजिए। 8 का नाम 8 हो जाएगा, 4 का नाम 4 हो गया,
8 9 9 अठे 72 के 2 हासिल 7 है। 9 चौको 36 36 और 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास 36 7 36 हमारे पास 43 आ जाएंगे। ओके 43 तो सिंपली इसे ऐड कर लेना है तो 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या है 4338, जिसमें 49 से डिवाइड करने पर 1 शेषफल बचता है, 59 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल बचता है और 109 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल बचता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण की रचना कीजिए। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम एक किरण खींचेंगे। माना किरण ए है, माना किरण ए भी है और यहाँ से बिंदु ए पर प्रकार की सहायता से एक चाप लगाएंगे। चाप कितना भी दूरी हो सकता है, माना कि आर दूरी का चाप लगाया। ओके तो बिंदु इसे कुछ मान लेते हैं, माना कि बिंदु डी है और बिंदु डी से समान दूरी पर एक इस प्रकार से ऊपर चाप लगाएंगे। ओके फिर बिंदु ए से इस चाप को काटेंगे तो माना कि यह बिंदु सी है। जब इसे आप मिलाएंगे तो ये 60 अंश का कोण बनाएगा। हमें बनाना है 90 अंश का। फिर बिंदु सी से यही 8 दूरी का चाप हम इस प्रकार से आगे लगाएंगे और बिंदु ए से इसे काट लेंगे। जब इसे मिलाएंगे तो यह 120 अंश का कोण बनाएगा। हमें 60 का आता 30 और 60 जोड़ लेना है तो 90 अंश फाइंड हो जाएगा। तो बिंदु सी से ऐसे मान लेते हैं बिंदु ई है, बिंदु सी से आगे उस पर इस प्रकार चाप लगाएंगे और बिंदु ए से चाप लगाएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु एफ है और बिंदु एफ को बिंदु ए से मिला लेंगे तो हमारा जो यह कोण बनता है 90 डिग्री का बनेगा। ओके तो रचना आपको लिख लेनी है कि सबसे पहले किरण ए भी खींचा, फिर बिंदु ए से आर दूरी पर एक चाप लगाया। तो इस प्रकार से अच्छे से लिखना है तो 1 नंबर मिल जाएगा। हालांकि 1 नंबर का सवाल है तो आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि 60 अंश का कोण कैसे 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। तो हमें 11वां क्वेश्चन दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके तो भुजा 4 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा कड़ी में 3 बटे में 4 भुजा का वर्ग। ओके तो यहाँ पर भुजा का वर्ग होता है। तो यहाँ पर कड़ी में 3 लिख दीजिए बटे 4 और भुजा हमें दिया है कि 4 है तो 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये 4 4 आपस में कट जाएंगी तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 4√3। ओके और यहाँ पर ध्यान देना है भुजा सेंटीमीटर में दिया है तो इसका यूनिट भी लिखना है, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात क्रमशः 5:3 है। ओके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपये पर फीट है। ओके यहाँ पर का निशान है, मतलब 1 फीट का मूल्य 12 रुपये है। तो मान लेते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें दिया ही है। माना लंबाई इसका है, अनुपात हमेशा
एक समानुपाती संख्या में होता है। तो मान लेते हैं समानुपाती संख्या x है, तो लंबाई यहाँ पर हमारा 5x हो जाएगा और इसी प्रकार से चौड़ाई हमारा जो है चौड़ाई हमारा 3x आ जाएगा। ओके, तो अब कहा है कि यदि आयताकार भाग का क्षेत्रफल है, जब इनका अनुपात लेंगे तो x से x कट जाएगा तो 5/3 आ जाएगा और इसका क्षेत्रफल हमें दिया है 1500 वर्ग फीट है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यानी कि जब लंबाई गुणे चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो यह 1500 बराबर आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए लंबाई चौड़ाई का, तो 15 5 3 15 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 15 15 से कट गया, तो यहाँ पर 100 बराबर में एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हल करने पर एक्स का मान 10 आ गया। ओके, तो इससे प्राप्त होता है कि लंबाई हमारा जब एक्स का स्थान पर 10 रखेंगे तो 50 आ जाएगा और जब चौड़ाई के स्थान पर एक्स के स्थान पर 10 रखेंगे तो 30 आ जाएगा। ओके, तो लंबाई 50 है, चौड़ाई 30 है। तो अब हमें आगे कहा है कि बाग के चारों तार लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 50 है, चौड़ाई तो 50 प्लस 30, तो 50 प्लस 30 हो जाएगा 180 हो जाएगा। 80 का गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 160 आ जाएगा। तो हमारा जो आयताकार बाग का परिमाप आ गया 160 फीट। तो 1 फीट का मूल्य हमें दिया है 12 रुपये, तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 12 6 72 होता है, 72 के 2 हासिल 7, 12 का 9 12, 12 7 19, तो हमारा 19 और ये 0 बचा है, तो 1920 रुपये जो है आयताकार बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए खर्च आएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो यार कमेंट वमेंट करके बताइए, इससे वैसे तो आ ही गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुज के नामों का सचित्र वर्गीकरण कीजिए। देखो, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं और भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों का वर्गीकरण कीजिए। देखो, भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर जैसे विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, उसे विषमबाहु त्रिभुज बोल देते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो। फिर इसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें दोनों भुजाएं बराबर हो। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 कोण न्यून कोण हो। फिर आता है हमारा समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें 1 कोण समकोण हो। फिर आता है अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें 1 कोण 90 डिग्री से अधिक हो, यानी कि 90 और 180 के बीच में हो, तो उसे हमें अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो याद रखना है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपये बचाता है, उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। माना कि रचित का वार्षिक आयु यक्स है। ओके, अब यक्स में से इसका 80% खर्च कर देता है, यानी कि यक्स का 80% यक्स बाई
परसेंट मतलब होता है x/100 इंटू यह यक्स है। ओके, यक्स माइनस 80/100 यक्स। जब मतलब टोटल राशि में से जो खर्च किया गया है राशि घटा देंगे तो बचा हुआ राशि में फाइल हो जाएगा। तो जब इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हमारा रचित द्वारा मासिक रचित का मासिक आय आ जाएगा। तो ये 0 0 से कट जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो 10x माइनस 8x, तो ये 2x आ जाएगा। और ये हमारा जब इसे हम 10 को राइट में देंगे तो ये हमारा 1200 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह यक्स बराबर 600 आ जाएगा। ओके, तो रचित का मासिक वार्षिक आय 600 है। अब 600 का हमारा 80% याद करना है। ओके, तो 600 का 80% याद कर लेंगे तो रचित द्वारा खर्च हमारा आय प्राप्त हो जाएगा। 80% 0 0 से कट गया, एक 0 ये कट गया, एक 0 ये कट गया, तो 6 8 6 48। ओके, यहाँ पर 600 में 0 लग जाएगा तो 8 6 48 होता है, यानी कि 480 रुपये रचित ने खर्च किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन जो है ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारा 15वां क्वेश्चन है। तो रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ओके, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। तो पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हम जो है वर्टिकली बनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कॉलम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यह जो है इसमें हम एक पैमाना मान लेते हैं। माना एक फूल बराबर इतना फूल, एक फूल बराबर उतना मानते हैं जितना कि दी गई संख्याओं का यह शेप होता है। तो मान लेते हैं यह जो है गेंदा का है, यह जूही का है, यह चमेली का है और नीचे रजनीगंधा और गुलाब का है। तो है गेंदा के लिए हम जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जूही के लिए जे से, चमेली के लिए सी से और रजनी के लिए आर से और गुलाब के लिए भी जी से। ओके, तो यहाँ पर हम फूलों की संख्या 25 दी है तो इन सब का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 है, ये 2 आ जाएगा, 15 10 5 3 15 5 9 45 5 7 35। तो यहाँ पर हमारा जो गेंदा का फूल है यहाँ पर 5 हम गेंदा का फूल बनाएंगे। ओके, तो 5 गेंदा का फूल बनाने का मतलब है कि एक गेंदा का फूल बराबर हो जाएगा 5 गेंदा का फूल। ओके, यहाँ पैमाना मान लेंगे, माना एक गेंदा बराबर 5 गेंदा। इसी प्रकार से हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर जूही में 3 फूल बनाएंगे, चमेली में 3 फूल बनाएंगे, रजनीगंधा में हमारा 9 फूल रहेगा। इसी प्रकार से गुलाब में 7 फूल रहेगा। तो इस प्रकार से हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 16वां क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, हमें वृत्त की परिधि दिया है और क्षेत्रफल पूछ लिया है। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि होता है 2πr। ओके, 2πr बराबर हमें दिया है 22 मीटर। ओके, तो यहाँ से हम त्रिज्या फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा त्रिज्या बराबर आ जाएगा हमारा 22/2π। ओके, तो पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ से कट कर देंगे तो आर का मान हमारा आ गया 11/5। अब त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो सिंपली आप यहाँ पर त्रिज्या का मान रख दीजिए तो 121 आ जाएगा। 11 वर्ग/π²। एक पाई से कट गया तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 121/π²।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का मान सॉल्व करके पाई का मान रख कर हल कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी लिख देते हैं, तब भी हमारा राइट आंसर ही माना जाएगा, कोई गलत नहीं काट सकता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, टाइम बहुत कम है। हमारा 17वां क्वेश्चन दिया है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे। 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में थे। देखिए 50% तो प्रथम श्रेणी में हो गए, 40% द्वितीय श्रेणी में, तो जोड़ देंगे 90%, बचा 10%। तो 10% हमारा तृतीय श्रेणी में हुआ होगा, तो 60 का हमें 10% याद करना है। ओके, तो 60 का 10% याद करेंगे तो यह 60 गुणे 10/100 आ जाएगा। तो ये 0 0 से कट गया, एक 0 0 से कट गया, यानी कि तृतीय श्रेणी में बच्चे कितने उत्तीर्ण हुए थे, सिर्फ 6 हुए थे। ओके, 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है लघुत्तरी प्रश्न का अगर a बराबर -2 है तो नीचे दिए गए एक्सप्रेशन का मान याद कीजिए। तो पहले का क्या हो जाएगा, तो पहले का हमारा 5 आ जाएगा, इंटू -2 है तो -2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस में 4a है, -2 है। तो हल कर दीजिए इसे। a का मान यहाँ पर -2 हमें दिया है, तो a का मान -2 रखना पड़ेगा। तो इसे हल करेंगे तो -2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 5 चौक को 20 आ गया, तो -8 आ गया, 4 दूना 8, प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, याद रखिए। तो -2 हो गया, यानी कि 10 में से -10 गया तो 10 आ गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 में से 10 गया तो 10 आ जाएगा। पहले का राइट ऑप्शन हमारा 10 आ जाएगा होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरे एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा दूसरा एक्सप्रेशन दिया है कि a का मान -2 की पावर 3 प्लस 4 -2 का वर्ग प्लस 3 -2। ओके, यहाँ पर +3 -2 है, आपस में मल्टीप्लाई है, थोड़ा सा 2 लिखा गया, यह -2 है। तो इसे हल करेंगे तो -2 का वर्ग -8 होगा। ओके, मतलब -2 को 3 बार गुणा कर रहे हैं तो माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, फिर एक -2 बचा रहेगा, तो -2 आगे आ जाएगा। माइनस और प्लस गुणा हमेशा माइनस होता है, तो इसी प्रकार से यह -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, यहाँ -6 आ जाएगा, तो 8 और 6 14 हो गया, 14 में से 16 में से 14 गया तो हमारा 2 आ गया। ओके, तो दूसरे का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरे का राइट ऑप्शन हमारा 2 आ जाएगा। ओके, 2 इज ए राइट ऑप्शन। तो दोस्तों हमारे द्वारा यह सॉल्व कराया गया क्वेश्चन पेपर, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।